हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी 2024 महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया जाता है, ताकि करेंट अफेयर का जो सेक्शन हो वह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए कवर होता चले। तो आज की इस वीडियो में मैं इस महीने में जो जनवरी 2024 महीने की पीडी पब्लिश हुई है उसकी शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। आप सभी जानते हैं विगत कुछ दिनों से दीपावली के आसपास यह न्यूज काफी ज्यादा खबरों में था कि सिलक्यारा सुरंग में खुदाई के दौरान 41 मजदूर जो थे वहां पर पूरी तरीके से फंस गए थे और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। तो इसलिए यह जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलक्यारा सुरंग के बारे में आपको जानकारी रखनी है और किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, तो जो सिलक्यारा सुरंग है वह कहां पर स्थित है, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना होगा। यह बेसिकली उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन है। यानी कि स्टेट जो है वह उत्तराखंड है और अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, आप लोग याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी अंगूर ड्रिल मशीन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन ये सारे मशीन जो थे वह पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से फेल और आंशिक रूप से सफल रहे हैं। और अंत में जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा वह था रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया। अंतिम जो 10 मीटर की खुदाई थी उसकी खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया था। ठीक है, तो इस तकनीक को आप लोग अच्छे से देख लें। यह तकनीक क्या है इसके बारे में जानकारी आप लोग एकत्रित कर लें। अगर रैट होल माइनिंग को देखा जाए तो रैट होल माइनिंग को 2014 ईस्वी में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। यह काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपसे यहां पर कूट में प्रश्न पूछा जाए। अब जिस प्रकार से बीपीएससी प्रीलिम्स में नए ट्रेंड में प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लोग स्टेटमेंट वाइज प्रश्न को हल करने के लिए भी आप लोग खुद को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग को 2014 ईस्वी में एनजीटी के द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक है, रैट होल माइनिंग जो है वह माइनिंग का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह मेघालय में प्रचलित होता है रैट होल माइनिंग। ठीक है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत खुदाई की जाती है आप लोग समझिए। अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कोयले को चिन्हित किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर यहां पर कोयला अवस्थित है, तो काफी संकरे क्षेत्र से रैट होल माइनिंग के जरिए खुदाई की जाती है और यह इतना संकरा होता है कि एक बार में इसके अंतर्गत एक ही मजदूर जो है वह नीचे उतर सकता है और फिर बारी बारी से उतरकर यहां पर खुदाई करते हैं। तो आप समझिए किस प्रकार से यह रिस्की होता है रैट होल माइनिंग। लेकिन इसके बावजूद सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में रैट होल माइनिंग जो तकनीक है वह काफी सफल रही और इसके कारण 17 दिन से फंसे 41 मजदूर जो है वह बाहर आ पाए। ठीक है, तो मुख्य रूप से मेघालय में प्रचलित है। अब आपको जानना है कि आखिर सिलक्यारा सुरंग जो है वह कहां पर बनाई जा रही थी और किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर व्यापक पैमाने पर देखा जाए तो सिलक्यारा सुरंग जो है वह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑल वेदर रोड परियोजना क्या है, चारधाम परियोजना क्या है और सिलक्यारा सुरंग इसी का एक हिस्सा है। सिलक्यारा सुरंग जो है वह हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। यानी कि सिलक्यारा सुरंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी वह हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें। प्रीलिम्स परीक्षा में अगर स्टेटमेंट में प्रश्न आएंगे तो इस यहाँ से अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से प्रश्न बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यह हो गया सिलक्यारा सुरंग एवं रेस्क्यू ऑपरेशन रैट होल माइनिंग। और क्या होती है रैट होल माइनिंग इसके बारे में हमने देखा। सिलक्यारा सुरंग की पूरी जानकारी देखा, किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, कितने मजदूर फंसे थे, कितने दिन तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो इन सभी चीजों का हमने यहां पर डिस्कस कर लिया।
अब अगला पॉइंट आइए, बिहार में आरक्षण संबंधी अधिसूचना। देखिए, ये आरक्षण संबंधी अधिसूचना आपने पहले भी कई जगह न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ा होगा, लेकिन ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तिथि को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। यह जो बिहार में आरक्षण संबंधी नई अधिसूचना जो जारी की गई है, जिसके तहत आरक्षण की सीमा जो है वह 75% तक बढ़ाकर कर दी गई है, इसको मंत्रिमंडल की मंजूरी 7 नवंबर को मिली। विधानसभा से 9 नवंबर को स्वीकृति प्रदान की गई, विधान परिषद से 10 नवंबर को स्वीकृति प्रदान की गई और अंततः राज्यपाल के द्वारा इस पर 17 नवंबर को हस्ताक्षर किया गया और हस्ताक्षर करने के बाद इसने कानून का रूप धारण किया। तो ये 4 जो तिथि है, इन चारों तिथियों को आप लोग याद रखेंगे कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब मिली, 7 नवंबर 2023 को। विधानसभा की स्वीकृति कब मिली, 9 नवंबर 2023 को। विधान परिषद की स्वीकृति कब मिली, 10 नवंबर 2023 को। और राज्यपाल के द्वारा इसे 17 नवंबर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, और किसे कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, उन सभी डेटा यहां पर दिया गया है। आप इस डेटा से अवगत होंगे, लेकिन एक बार इस डेटा को भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगला है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। हाल ही में यह यूनेस्को के द्वारा लिस्ट जारी करते हुए भारत के 2 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। और भारत के जो 2 नए शहर शामिल किए गए, उनमें एक ग्वालियर है और दूसरा कोझिकोड है। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी रखना होगा, तभी आप बदलते ट्रेंड में बीपीएससी प्रीलिम्स पे प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, तो वर्तमान समय में विश्व के कुल 350 शहर इसमें शामिल हैं, जिनमें से भारत के 8 शहर शामिल हैं। 8 में ये 2 शहर हो गए और बाकी 6 अन्य शहर में जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर, ये 6 शहर और ये 2 शहर, यानी कि भारत के टोटल 8 शहर इस सूची में शामिल हैं। यह जो सूची जारी की जाती है, इसके अंतर्गत 7 श्रेणियों में शहरों को डिवाइड किया जाता है। ये 7 श्रेणी में पहला है शिल्प एवं लोक कला, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है फिल्म, चौथा है गैस्ट्रोनोमी, पांचवा है साहित्य, छठा है मीडिया और 7वां है कला एवं संगीत। इन 7 कैटेगरी में शहरों को डिवाइड करके उसमें शामिल किया जाता है। और भारत के 2 नए शहर, ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भारत के 6 अन्य शहर हैं, उनको किस श्रेणी में शामिल किया गया है उसे यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग इसे अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो गया यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। आइए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को किया गया। यानी कि भारत सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान को 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त किया गया है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी और 31 अक्टूबर 2023 को इसे समाप्त किया गया। इस उपलक्ष्य में देश भर के 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई गई पवित्र मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। और इसी अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं के लिए मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया गया। यानी कि यहाँ पर 3 चीजें आपको नजर आ रही होगी। पहला, मेरी माटी मेरा देश अभियान, दूसरा अमृत वाटिका की स्थापना और तीसरा मेरा युवा भारत का शुभारंभ करना। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। शुरुआत हुई 12 मार्च 2021 को। यह बेसिकली गांधी जी की जो डांडी मार्च है, गांधी जी की डांडी मार्च से प्रेरित थी अमृत कलश यात्रा। और पूरे देश भर में अमृत कलश यात्रा घूमी और देश भर में घूमने के दौरान 7500 स्थानों से एकत्र करके लाई गई पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया गया। तो अमृत वाटिका का निर्माण कहां किया गया? नई दिल्ली में। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, और इस अमृत कलश यात्रा के दौरान वैसे राज्य या वैसे डिपार्टमेंट जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्हें अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अमृत महोत्सव पुरस्कार से 3 राज्य और 3 मंत्रालय को इसको मतलब अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया। 3 राज्यों में पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा
हरियाणा एवं राजस्थान, ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। अगर मंत्रालय में देखा जाए तो पहले स्थान पर विदेश मंत्रालय, दूसरा स्थान पर रक्षा मंत्रालय और तीसरा स्थान पर रेल मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय को अवार्ड प्रदान किया गया। तो यह है अमृत महोत्सव पुरस्कार। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखिए 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को प्रदान किया गया और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। तो यह दो अवार्ड जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आप लोग इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला है पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। आप लोग याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस। और इस वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके तहत कुल 9 मंत्रालय शामिल हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो पिछड़े रूप से जो जनजाति है पीवीटीजी ग्रुप में जो शामिल हैं जनजाति वर्ग, उनका सशक्तिकरण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और उनका विकास करना, यह इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अंतर्गत 24,104 करोड़ रुपया परिव्यय किया जाएगा। तो यह स्कीम जो है वह आगामी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम जनमन, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला है 2+2 वार्ता। हाल ही में 2 देशों के बीच 2+2 वार्ता भारत ने आयोजित किया। एक है यूएसए और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया यूएसए 2+2 वार्ता देखा जाए तो इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 वार्ता 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता 20 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। 2+2 वार्ता के अंतर्गत दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये दोनों बैठक करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह इनके द्वारा लिए जाते हैं और विभिन्न समस्याओं पर इनके द्वारा चर्चा की जाती है। तो इंडिया और यूएसए के बीच अगर 2+2 वार्ता देखा जाए तो यूएसए के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत आया और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा इनकी बैठक इनके साथ संपन्न हुई थी। उसी प्रकार इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक संपन्न हुई। तो 2+2 वार्ता यानी कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2 मंत्रालय 2+2 यानी कि 2-2 मंत्रियों की बैठक, 2 मंत्री होंगे इंडिया के और 2 मंत्री होंगे यूएसए के या फिर कोई भी कंट्री जिसके साथ हमारा 2+2 डायलॉग चल रहा हो। तो 2+2 का मतलब होता है 2 मंत्रालय इधर के और 2 मंत्रालय उधर के, यानी कि दोनों तरफ के 2-2 मंत्रालय, 2-2 मंत्री। ठीक है, स्पेशली रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को 23 नवंबर 2023 से अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। तो यह तिथि काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को किस तारीख से अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो डेट क्या है 23 नवंबर 2023। हाल ही में न्यूजीलैंड में इलेक्शन संपन्न हुए और इलेक्शन के पश्चात न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया जो कि नेशनल पार्टी से संबंधित हैं। अर्जेंटीना में चुनाव के पश्चात नए राष्ट्रपति जेवियर मिलोई को बनाया गया है। तो ये दोनों नई नियुक्तियां हैं, नए ये इलेक्शन के पश्चात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक परियोजना की शुरुआत की गई और भारत और बांग्लादेश के बीच पहली रेल लिंक परियोजना अगरतला एवं अखाउरा, अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है और बांग्लादेश में स्थित अखाउरा के बीच पहली रेल लिंक परियोजना शुरू की गई। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है
आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2027 तक जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होगी। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर इंडिया होगी। और इनकी जो जीडीपी है वह भारत की जो जीडीपी है वह 2027 तक भारत की जीडीपी $5000 हो चुकी होगी। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो भारत जो है वर्तमान समय में 5वें स्थान पर है। ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे नंबर पे जापान है। सॉरी, ये गलत हो गया। पहले नंबर पे फिर से देखिए, पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे इंडिया। ये वर्तमान समय की स्थिति है। ठीक है, लेकिन आईएमएफ के अनुसार 2027 ईस्वी तक ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर इंडिया तीसरे नंबर पे शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि 2027 तक जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह तीसरे स्थान पर होगी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला एक रिपोर्ट जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। तो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूएनडीपी के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला, भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर चर्चा की गई। यानी कि भारत के साथ साथ जो भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो देश शामिल हैं उनकी स्थिति पर चर्चा की गई। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। यानी कि भारत में एक तरफ वैसे वर्ग भी हैं जिनकी काफ़ी अधिक आय है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनके बीच इतनी गरीबी है कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। यानी कि सबसे उच्च वर्ग और सबसे निम्न वर्ग के बीच असमानता जो है वह भारत में लगातार बढ़ रही है। तो यह ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला आइए, WCDM, इसका पूरा नाम क्या है? हाल ही में इसकी बैठक उत्तराखंड के देहरादून में संपन्न की गई। तो WCDM का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। WCDM यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका 6ठा सम्मेलन जो है देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच में संपन्न किया गया। अगला महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। एसपीजी के नए प्रमुख किसे बनाया गया? तो एसपीजी के नए प्रमुख आलोक शर्मा को बनाया गया है। नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। अगला, 2023 का मिस यूनिवर्स किसे बनाया गया है? तो 2023 का मिस यूनिवर्स जो है वह निकारागुआ की रहने वाली सेनिस पेलेसियोस को बनाया गया है, घोषित किया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसे दो संस्थाओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। पहला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA प्लस ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया। यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2022 का शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है बुकर पुरस्कार 2023। तो जो बुकर पुरस्कार 2023 है वह आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। क्या? बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच को। बेसिकली इन्होंने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग लिखी है और इसी उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। आपसे यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा। अगर पूछा बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तब तो आपके लिए आसान है, आप बता पाएंगे। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास किसने लिखी, तब आपको ध्यान रखना होगा आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच ने इसे लिखा है। अगला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 एकता कपूर और वीर दास को संयुक्त रूप से दिया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कुछ बुक्स हैं किसने लिखी है, इसे हमें देख लेना है। अगेन एंड अगेन जोनाथन एविसन के द्वारा लिखी गई है। कॉमन येट अनकॉमन सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों बुक्स जो हैं वह आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, यूएनओ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष के रूप में नामित किया है। यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस संस्था ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष के रूप में नामित किया है। कैमिलिट्स वर्ष यानी कि ऊंट का बच्चा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष के रूप में
नामित किया है तो आपको बताना होगा यूएनओ के द्वारा नामित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में प्रधानमंत्री ने 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में कि हाल ही में मीराबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा मथुरा में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो 525 रुपये का स्मारक सिक्का। क्यों? क्योंकि उनकी जयंती भी 525वीं जयंती है, तो 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसने जारी किया? प्रधानमंत्री ने। कहाँ जारी किया? तो मथुरा में। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए कुछ जो इंडियन इकोनॉमी एक दृष्टि में यह प्रतियोगिता दर्पण में संकलित है, तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था वगैरह दिया गया है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसे मैं आपको साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें से कई ऐसा डेटा है जो आगामी जब आप प्रीलिम्स देंगे तो उस समय तक चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में सकल घरेलू उत्पाद का 2021-22 का दिया हुआ है और 22-23 का दिया हुआ है, लेकिन यह डेटा 31 मई 2023 के अनुमान के अनुसार है। ठीक है, आपकी प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी? प्रीलिम्स 30 सितंबर को होगी। ठीक है, 30 सितंबर 2024 को होगी और यह डेटा 31 मई 2023 तक का है। तो स्वाभाविक है कि आगामी वर्ष जब मई जून आएगा तो उस समय तक डेटा चेंज हो जाएगा। तो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 17वीं के लिए स्पेशली यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको मैं खुद से आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नीचे अभी हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण है महारत्न और नवरत्न कंपनियां आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए महारत्न कंपनियां, वर्तमान समय में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, महारत्न कंपनियां जो 13 कंपनी है, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। BHEL भेल, CIL गेल, HPCL IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC ONGC PGCIL सेल, BPCL PFC REC OIL, इतनी जो कंपनियां हैं 13 कंपनियां वह महारत्न कंपनियां हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रीलिम्स में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे स्टेटमेंट में, और फिर आपको लगेगा कि प्रश्न तो डिफिकल्ट पूछ दिया। नहीं, आप थोड़ी डेप्थ में जाकर पढ़ाई करिएगा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर एक काम आप करने में सक्षम है, बशर्ते उसकी स्ट्रेटजी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें और सिस्टमैटिक रूप से उस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा महारत्न कंपनियां वर्तमान समय में कितनी है, तो आपको जानना जरूरी है कि महारत्न कंपनियां होती क्या हैं और किन कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे डेप्थ में जाकर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा और आसानी से आप लोग कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो उन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है जिसके निम्नलिखित अभिलक्षण हो। पहला, वह नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी हो, यानी कि एक बात स्पष्ट हो गया कि जो नवरत्न कंपनी है उसे ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। यानी कि कोई कंपनी महारत्न कंपनी तभी बन पाएगी जब वह नवरत्न कंपनी बनेगी, यानी कि पहले उसे नवरत्न कंपनी बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वह महारत्न कंपनी बन सकती है। दूसरा, विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो, मिनिमम 25,000 करोड़ हो विगत 3 वर्षों में औसत कारोबार। अगला, विगत 3 वर्षों में इसका औसत रेट वर्थ 15,000 करोड़ या इससे अधिक हो। इसके अलावा विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्चात औसत लाभ 500 करोड़ रुपए या अधिक हो और इस कंपनी की पहुंच वैश्विक हो। अगर ये सारे मापदंड पर कोई कंपनी खरा उतरती है तब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा और वर्तमान समय में 13 महारत्न कंपनी हैं। अगला, नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान समय में 16 है। यहाँ पर सभी नवरत्न कंपनियों की सूची दी गई है। नाल्को, MTNL, BEL, SCI, HAL, RINL, NMDC, कई सारी कंपनियां जो हैं नवरत्न कंपनियां हैं, जिनमें 16 जो नवरत्न कंपनियां अभी तक नवंबर 2023 तक सरकार के द्वारा डेटा जारी किया गया है, उसके अंतर्गत 16 नवरत्न कंपनियां हैं। यहाँ पर सभी कंपनियों का नाम दिया गया है। हर एक कंपनी को याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कंपनी है जैसे भेल, सेल हो गया, नाल्को वगैरह हो गए, तो ये सब महत्वपूर्ण कंपनी है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। अब जिस प्रकार से
हमने महारत्न कंपनी का दर्जा देखा, उसी प्रकार से नवरत्न कंपनी का भी दर्जा जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है, तो उस कंपनी आप लोग यहाँ पर इसकी देख लें और इसे आप लोग नोट्स में अपडेट कर लें। अगला पॉइंट है मिनी रत्न कंपनी। 3 प्रकार की कंपनी, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी होती है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो मिनी रत्न 1 में 60 कंपनी शामिल हैं, ठीक है, और मिनी रत्न 2 में 11 कंपनियां शामिल हैं। तो आप लोग इसे याद रखना होगा। ठीक है, तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 1 और 2 इन सभी कैटेगरी को हमने यहाँ पर देख लिया। अगला टॉपिक यहाँ पर परिवहन। ये सबसे बीपीएससी में सवाल नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सभी स्कीम की लिस्ट दी गई है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। लेकिन ये सभी योजना जो है 2017 का लॉन्च किया गया है, तो इसे मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ये सभी पुराना है, ठीक है, 2021 में घोषित है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, केंद्रीय बजट 23-24 में घोषित योजनाएं। पहला है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना निर्माण 1 फरवरी 2023 को। चूंकि बजट 1 फरवरी 2023 को आया है, इसीलिए ये सभी स्कीम का डेट यहाँ पे देखिएगा 1 फरवरी 2023 दिया गया। ठीक है, तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना निर्माण की घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत जो है वह एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। अगला कृषि वर्धक निधि, ये इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप की स्थापना करना था। ठीक है, अगला है श्री अन्न हेतु वैश्विक केंद्र। आप सभी जानते हैं श्री अन्न योजना के लिए 2023 में कितनी ज़्यादा सरकार के द्वारा फोकस की गई और वैश्विक केंद्र के रूप में हैदराबाद में जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है उसको उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया। अगला सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसके तहत 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी और नियमित तौर पर उसको उपचार और काउंसलिंग किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यह डिजिटल पुस्तकालय जो है यह विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न विषयों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, विशेष रूप से जो पीवीटीजी ग्रुप है, संवेदनशील जनजातीय समूह हैं, उनके विकास के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला भारत साझा पूरा लेख निधान यानी कि भारत श्री, बहुत महत्वपूर्ण है, VBI भारत श्री स्कीम पूरा लेखों के डिजिटलीकरण के लिए, ठीक है, यह भारत श्री स्कीम को लॉन्च किया गया। अगला पीएम प्रणाम योजना, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मिष्टी तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के मैंग्रोव पहल के लिए, ठीक है, तो मिष्टी जो है वह मैंग्रोव के लिए प्रारंभ किया गया है। अमृत धरोहर वेटलैंड के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य था वेटलैंड का संरक्षण। अमृत धरोहर वेटलैंड के संरक्षण के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए एक लघु बचत योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत अगर कोई भी महिला जो हो वह बैंक में पोस्ट ऑफिस वगैरह में पैसा जमा करती तो उसे 2 वर्ष के लिए 7.5% इंटरेस्ट पर उसे पैसा वहां पर जमा करना होता था और जब 2 वर्ष जैसे ही समाप्त होता तो वो उनको इंटरेस्ट के साथ 7.5% इंटरेस्ट के साथ वह राशि जो है उन्हें वापस करना होता है। ठीक है, तो यह था अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र योजना। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत जो 18 प्रकार के जो श्रेणी है, चाहे बढ़ई हो, सुनार हो, लोहार हो, चरमकार हो, जो 18 श्रेणी है उनको रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, अपने बिजनेस का कारोबार जो है उसको बढ़ा सके। ठीक है, अगला आइए विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार का अगर डेटा देखा जाए, अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच का डेटा देखा जाए तो कुल निर्यात जो हुआ है वह 23-24 में $211 अरब और कुल आयात $326 अरब और व्यापार शेष ट्रेड बैलेंस अगर देखा जाए तो $115 अरब का ट्रेड जो है वह व्यापार शेष चल रहा है, यानी कि आयात से अधिक, निर्यात से अधिक आयात किया जा रहा है, उसे माइनस में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया वस्तु का। यहाँ पर है सेवा का दिया गया, तो सेवा में अगर देखा जाए तो $164 अरब का निर्यात किया गया है, $89 अरब का आयात किया गया है और $75 अरब यहाँ पर सरप्लस है। ठीक है, और वस्तु प्लस सेवा दोनों का अगर जोड़कर देखेंगे तो निर्यात $376 अरब, आयात $416 अरब और अगर आयात ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि व्यापार शेष में जाएगा, डिफिसिट में जाएगा, तो लगभग $40 अरब व्यापार घाटा चल रहा है। तो इसे डेटा को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है,
अब आइए इसे यहाँ पर देख लीजिए एक बार संक्षिप्त रूप में, है ना। भारत में अभी कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, तो करेंसी के रूप में अगर देखा जाए तो 517 अरब डॉलर है, स्वर्ण कोष के रूप में 45 अरब डॉलर, एसडीआर के रूप में 17 अरब डॉलर, टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास 586 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है। तो यह डेटा महत्वपूर्ण है, 586 अरब डॉलर और विदेशी करेंसी के रूप में 517। इन दोनों डेटा को आप लोग याद रखें, बाकी सब कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब आइए केंद्रीय बजट संक्षिप्त रूप में, चूंकि पीडी का एक भाग है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। बजट 1 फरवरी को जारी किया गया। राजस्व घाटा है जीडीपी का 2.9%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। अगर ब्याज एवं ऋण सेवा भुगतान देखा जाए तो 10,79,981 करोड़ रुपये। वित्त आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी देख लीजिए। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। 67वीं की जो एग्जाम हो रही थी उसमें यह पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। तो जितने सदस्य रहे 500 सदस्य होते ही अध्यक्ष मिलाकर, तो 500 सदस्य का नाम आप लोग याद रखिएगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि 2021 वाले वर्ष से लेकर 26 तक, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्र के विभाजनीय करों में से राज्यों को वितरित अंश की सिफारिश 41%। 15वें वित्त आयोग के द्वारा 21-26 की अवधि के लिए अनुशंसित राज्यों को कुल हस्तांतरण, जिसमें केंद्रीय कर हिस्सा और अनुदान सहायता दोनों होगा, 52,41,422 करोड़ रुपये, ठीक है। तो यह डेटा जो है वित्त आयोग से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि अब यह प्रीलिम्स के पहले डेटा चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब वित्त आयोग की रिपोर्ट है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का नहीं है कि हर साल चेंज होगा, ठीक है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल पर गठित की जाती है और यहाँ पर अभी 15वीं वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह, ठीक है। तो आप लोग इन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।